वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज को, जिसमें कि हमारी जो आज की इस वीडियो में रहेगा हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। तो चलिए करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित तमाम क्वेश्चनों की जानकारी इसमें आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। हिमाचल प्रदेश की नदियों में हिमाचल प्रदेश की प्रमुखतः जो है 5 नदियां जो है प्रवेश करती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां जो है मुख्यतः जो है प्रवेश करती है? 5 नदियां। इनके नाम क्या क्या है? तो पहला है सतलुज, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, चौथा व्यास और पांचवें यमुना। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, तो ये 5 नदियाँ बनती हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पहला जो इसमें प्रश्न ये बनेगा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य जो कितनी नदियां प्रवेश करती है? तो ये करती है 5 नदियां, जो कि हमने आपको अभी बताया। आगे चलते हैं इनके जो है नाम के ऊपर। नाम इनके क्या क्या है, प्राचीन क्या है, और संस्कृत में क्या है, और वैदिक क्या है, इसके ऊपर। तो सबसे पहला जो प्राचीन नाम रहता है सतलुज नदी के ऊपर। सतलुज नदी की हम बात करते हैं तो वैदिक में जो नाम इसका रहता है शतुद्री। ठीक। और संस्कृत में बोलते हैं इसको शतद्रु। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि सतलुज नदी का जो वैदिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा शतुद्री। और संस्कृत नाम क्या है सतलुज नदी का? तो ये रहेगा शतद्रु। सतलुज नदी हमारी कवर हो चुकी है। आगे चलते हैं हम व्यास नदी के ऊपर। तो व्यास नदी से संबंधित पहला प्रश्न ये है कि व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो वैदिक नाम रहेगा अर्जिंक्या और संस्कृत नाम रहेगा इसका विपाशा। अगला प्रश्न रहता है कि रावी नदी से संबंधित अगली जो नदी आती है रावी नदी, और रावी नदी का जो वैदिक नाम क्या है? पुरुषानी, और संस्कृत में इसका नाम होगा इरावती। क्या? इरावती। याद रखने की ट्रिक ये है कि जो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषानी। ठीक। पुरुषानी यानी कि पुरुष की तरह हमें याद रखना, पू से पुरुष और पू से पुरुषानी। और इरावती नाम हमने इस नाम से रखना कि इरावती जो एक इरावत हाथी भी है उसके नाम से इरावत। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या बताया? पुरुषानी, और संस्कृत नाम बताया इरावती। आगे चलते हैं हम, जो कि रहती है हमारी अगली जो नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी का वैदिक नाम है असिंकनी। इसमें वैदिक नाम ही दिया गया है, संस्कृत नाम इसका नहीं है। तो आपने इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बस हमें वैदिक नाम ही याद रखना है। अगला रहता है हमारा यमुना नदी, और यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। ठीक है। चिनाब और यमुना नदी का जो वैदिक नाम ही दिया गया है, और संस्कृत नाम इनका नहीं है। आगे चलते हैं हम। ये तो हो गई हमारी प्राचीन नाम इनके नदियों के। आगे चलते हम दूसरे नंबर पर, जो कि रहता है हमारा जल ग्रहण क्षेत्र। इन 5 नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र कितना कितना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहली नदी है सतलुज नदी, जिसका 20,000 वर्ग किलोमीटर इसका जो है जल ग्रहण क्षेत्र रहता है। दूसरे नंबर पर आती है रावी नदी, इसका रहता है 5,400 जो है 51 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर आती है चिनाब नदी, जिसका रहता है 7,500 वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पर आती है व्यास नदी, और व्यास नदी का जो वर्ग किलोमीटर रहता है जो है 12,000 वर्ग किलोमीटर। और अंतिम रहती है हमारी यमुना नदी, और यमुना नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र रहता है 2,320 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो है जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो ये रहेगा सतलुज नदी का। पहले नंबर पर आता है, कितना बताया? 20,000 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर हमारी आएगी व्यास नदी, और व्यास नदी का कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और इसमें जो सबसे कम किसका है? तो सबसे कम आएगा हमारा सबसे कम हमने बस यही 2 नदियाँ रखनी खास याद की सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर सतलुज बताई, जो कि 20,000 बताया। और दूसरे नंबर पर की जो जल ग्रहण के हिसाब से सबसे ज़्यादा है किसका? व्यास नदी। ठीक है।
आगे चलते हम जो सतलुज नदी आगे चलते हम सहायक नदियों के ऊपर, इनकी जो कौन कौन सी नदियाँ सहायक में आती हैं 5 नदियों में। तो सबसे पहली सहायक नदी किस नदी की रहती है? सतलुज नदी की। सतलुज नदी की सहायक नदी जो रहती है बांसपा, स्पीति, ये 2 नदियाँ रहती हैं सतलुज नदी की सहायक जो है प्रमुख नदी। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो ये रहता है हमारा रावी नदी। और रावी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? भांदल, तंतगिरी, छतरानी, भांदल, तंतगिरी, छतरानी, स्यूल और साल, ये जो है इनकी जो है रावी नदी की सहायक नदी है। तीसरे नंबर की जो नदी रहती है वो रहती है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो सहायक नदी रहती हैं कौन कौन सी? चंद्रा और भागा नदी। आगे चलते हैं हम जो व्यास नदी के ऊपर। तो व्यास नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? व से रहता है व्यास, और व से वनेर, व से बाणगंगा, ये 2 रखनी है हमने याद, व से ये आती है, याद रखने के ट्रिक है। ठीक, आगे चलते हैं लूनी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, हारला, ऊल। तो इसमें जो व्यास नदी की जो फेमस जो सहायक नदियाँ है, एक तो ऊल होगी, दूसरा होगा हमारा पार्वती, लूनी, बाणगंगा, वनेर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं यमुना नदी के ऊपर। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा। कौन कौन सी? गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा। आगे चलते हैं हम, ये तो हो गया हमारा सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी है, किस नदी की कौन कौन सी, ये हमारा कवर हो चुका है। अगला जो हमारा रहता है उद्गम स्थल, 5 नदियों का उद्गम स्थल, कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है। तो पहले नंबर की नदी आती है सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल जो है उद्गम स्थल है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के किस जगह से? रक्स झील से। और मानसरोवर झील के कौन सी झील? रक्स झील से। और ये कहाँ पे है? तिब्बत में। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर जो कि चिनाब नदी के ऊपर हम आते हैं। तो चंद्र व भागा नदियों के संगम स्थान टांडी, जो कि लाहौल स्पीति से बारालाचा दर्रे के समीप है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि चंद्र और भागा नदियों के संगम से कौन सा स्थान बनता है? तो है टांडी। और ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये चिनाब नदी किस जिले में है? तो ये आता है लाहौल स्पीति में। टांडी यहाँ पूछा गया, टांडी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। और यहाँ पे जो बारालाचा दर्रे के कितने क्या है? समीप है। आगे चलते हैं जो कि व्यास नदी के ऊपर। व्यास नदी का जो उद्गम स्थल जो रहता है कौन रहता है? रोहतांग दर्रा, या रोहतांग दर्रा जो है व्यास नदी का उद्गम स्थल है। और भृगुतुंग के आसपास है ये। आगे चलते हैं रावी नदी के ऊपर। रावी नदी का उद्गम स्थल बड़ा भंगाल, कौन सा है? बड़ा भंगाल। और ये कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलते हैं, अगली जो नदी रहती है वो रहती है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल कौन सा है? कालिंदी पर्वत। और कालिंदी पर्वत कहाँ पे किसके आसपास है? यमुनोत्री। उद्गम स्थल भी हमारा हो चुका कवर। अब चलते हैं हम लंबाई के ऊपर, नदियों की लंबाई कितनी है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सतलुज नदी के ऊपर, जिसकी कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र जो इसका रहता है 320 किलोमीटर। दूसरे नंबर की रहती है हमारी यमुना नदी, जो कि कुल लंबाई रहती है 1525 किलोमीटर। और यमुना का हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रवाह है। ये खास ध्यान देने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे कम जो है प्रवाह वाली कौन सी नदी है? तो ये है यमुना नदी। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश से बाहर जाएगी तो ये बड़ी हो जाती है। ठीक है, और इन 5 नदियों में ये सबसे छोटी मानी जाती है। तीसरे नंबर की जो नदी रहती है वो रहती है हमारी चिनाब नदी। और कुल लंबाई इसकी है 1200 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र जो इसका रहता है वो रहता है 122 किलोमीटर। चिनाब के बाद आती है हमारी अगली रावी नदी। और रावी नदी की कुल लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र रहता है 158 किलोमीटर। अगली जो अंतिम जो नदी रहती है ये रहती है हमारी व्यास नदी। और व्यास नदी जो कुल लंबाई इसकी है
160 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है इसका 256 किलोमीटर। ये तो हमारा हो गया लंबाई। अब आगे चलते हम नदियों के किनारे वैसे शहर के ऊपर। नदियों के किनारे बसे शहर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है यहाँ पे सतलुज नदी। तो सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो पहला आता है हमारा नामगिया, कल्पा, रामपुर, तातापानी, बिलासपुर। ये जो हमारे सतलुज नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। कौन कौन से बताए? नामगिया, कल्पा, रामपुर, तातापानी और बिलासपुर। बिलासपुर जिला भी है यहाँ पे, ज़िले का नाम है बिलासपुर। ठीक, बाकी ये छोटे छोटे स्थान हैं। दूसरे नंबर पर आता है यमुना। यमुना नदी के किनारे बसा है पांवटा साहिब। ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है व्यास नदी के ऊपर, और व्यास नदी में के किनारे बसा है मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर। तो इसमें जो कुल्लू जो ज़िले आते हैं कौन कौन से? एक तो हमारा मंडी ज़िला व्यास नदी के किनारे, और दूसरे नंबर पर यहाँ में कुल्लू ज़िला। यानी कि 2 ज़िले जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं इसमें व्यास नदी के किनारे बसे हुए। आगे चलते हम जो रावी नदी के ऊपर कि रावी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। पहला आता है हमारा चंबा, दूसरा आता है भरमौर। ठीक है। तो इसमें ज़िला कौन सा है? ज़िला है चंबा ज़िला। ठीक है। तो रावी नदी के किनारे कौन सा ज़िला बसा हुआ है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये हमारा चंबा ज़िला। अगली जो नदी रहती है हमारी जो अंतिम, ये हमारी चिनाब नदी। और चिनाब नदी के किनारे कौन सा शहर है? टांडी। ये हमारा नदियों के किनारे बसे शहर भी हमारा कवर हो गया है। अब आगे चलते हैं हम प्रवेश स्थान की ओर। प्रवेश स्थान जो है नदियों का कहाँ कहाँ से होता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला रहता है हमारा रावी नदी। रावी नदी चंबा के खेरी खेरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। कहाँ से? खेरी नामक स्थान से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी यमुना नदी। और यमुना नदी जो है खोदरी मांजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेबाला में हिमाचल प्रदेश से निकल जाती है। कहाँ से प्रवेश करती है? खोदरी मांजरी से। और कहाँ को जो है निकल जाती है? ताजेबाला में हिमाचल प्रदेश से निकल जाती है। अगली नदी रहती है हमारी सतलुज नदी, जो प्रवेश कहाँ से करती है? सतलुज नदी जो है शिपकी दर्रे से, जो कि किन्नौर ज़िले में है, से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से जो है पंजाब में जो प्रवेश करती है। कहाँ से? शिपकी दर्रे से करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में। अगला जो रहता है हमारा चौथी नदी रहती है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है चंबा के भुजिंद से प्रवेश करती है और संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। कहाँ से? चंबा के भुजिंद से प्रवेश करती है। उसके बाद संसारी नाले, और संसारी नाले के बाद जाती है चंबा को छोड़कर कश्मीर में जब प्रवेश करती है। अंतिम नदी रहती है हमारी व्यास नदी। और व्यास नदी जो है बंजौर से जो है मंडी में, और मंडी तथा संधौल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो इस तरह से हमारी जो है आज नदियों से संबंधित जो भी तमाम प्रश्न जो हमारे कवर हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में नदियों से संबंधित, जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश की प्रवेश स्थान यानी कि नदियों का प्रवेश स्थान कहाँ कहाँ से होता है। उसके बाद हमने जो हिमाचल प्रदेश की नदियों के किनारे बसे हुए शहर भी पढ़ा और लंबाई भी पढ़ी इसकी। इसके बाद उद्गम स्थल के बारे में चर्चा की, सहायक नदियों के बारे में चर्चा की, जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की, और प्राचीन नाम के बाद नदियाँ कितनी बताई? 5 हिमाचल प्रदेश की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। तो इस तरह से हमारा आज का जो है टॉपिक यहाँ पे कवर होता हुआ। धन्यवाद।